हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ CRUD। पिछली बार हमने देखा था किस तरह से लोकल स्टोरेज के साथ आप CRUD एप्लीकेशन करते हैं, किस तरह से लोकल स्टोरेज में लिस्ट, ऐड, अपडेट, डिलीट ये सब परफॉर्म करते हैं। इस बार हम देखने वाले हैं एक CRUD एप्लीकेशन जो कि हम REST API के साथ करेंगे। अब ये REST API क्या होता है, पहले हम ये थोड़ा सा समझेंगे। REST API के साथ कैसे आगे बढ़ते हैं ये समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे, मतलब ये वाला जो सेम चीज है ना वो हम 2-3 बार करेंगे। एक बार सिंपल यूआई में करेंगे जहां पे कोई भी यूआई लाइब्रेरी यूज ना करके करेंगे। फिर दूसरी बार जब करेंगे तब हम कोई एक यूआई लाइब्रेरी यूज करेंगे। और तीसरी बार हम इसी सेम चीज को करेंगे टाइप स्क्रिप्ट के साथ। और उसके बाद के जो भी हम वीडियो करने जाएंगे वो सब टाइप स्क्रिप्ट के साथ करते जाएंगे। इसके बीच में मैं आपको शायद एक वीडियो दे दूंगा जहां पे टाइप स्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे हम। तो ये जो पूरा रेस्ट एपीआई से कैसे CRUD ऑपरेशन करना है इसकी पूरी एक सीरीज होगी। बहुत सारे वीडियोस या फिर बहुत सारे पार्ट में ये पर्टिकुलर चीज हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको ये देखना है तो आपको सारे पार्ट देखने चाहिए। और मैं आपको जो वीडियो में बताता हूँ, यहाँ पे वीडियो में हम जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं आपको वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, वो सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है। ये जो वीडियोस हैं जहां पे रिएक्ट प्रोजेक्ट बना रहा हूं इसका पर्पज सिर्फ इतना है कि आप प्रैक्टिस कर पाएं। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको नॉलेज गेन होगा, उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप प्रोग्रामिंग कर पा रहे हैं, आप अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर पा रहे हैं। हम यहाँ पे वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो स्टेप हमने पिछली बार फॉलो किए थे CRUD एप्लीकेशन करने के लिए, जिसमें सबसे पहला जो अपना स्टेप है वो ये है कि जहाँ से डेटा लाना है, जो अपना बैकएंड है उस बैकएंड को वेरीफाई करना है, उस बैकएंड को टेस्ट करना है कि वो कैसा चल रहा है और उसको समझना है थोड़ा सा। उसकी समझ आते ही हमारा आधा काम कंप्लीट हो जाता है। अब हमें पता होता है कि हमें क्या करना है। रेस्ट एपीआई पे काम करने से पहले आपको रेस्ट एपीआई चाहिए होगा। ठीक है, रेस्ट एपीआई क्या होता है, बैकएंड में एक सर्वर चलता है जो होता है HTTP सर्वर। वहाँ पे हम अलग अलग तरह के एपीआई बनाते हैं ये CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। जैसे एक पर्टिकुलर एपीआई होता है क्रिएट करने के लिए, एक एपीआई होता है अपडेट करने के लिए, एक लिस्ट करने के लिए होता है। ऐसे ही अलग अलग तरह के एपीआई हम बनाते हैं बैकएंड में। और बैकएंड से फिर वो जो फ्रंट एंड डेवलपर है उसको एक डॉक्यूमेंटेशन मिलता है। उसको जो डॉक्यूमेंटेशन मिलता है उसमें लिखा होता है कि ये यूआरएल पे ऐसा ऐसा इनपुट दे के ये रिजल्ट मिलेगा। इसे क्या कहेंगे हम, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। और कभी भी आपको जब रेस्ट एपीआई परफॉर्म करना है, जब आपको रेस्ट एपीआई इंप्लीमेंट करना है, आपके पास एपीआई डॉक्यूमेंटेशन का होना बहुत जरूरी है। बिना एपीआई डॉक्यूमेंटेशन के आप अंधेरे में तीर चलाने वाला काम करेंगे, वो कभी नहीं करना होता। एक प्रोग्रामर कभी भी अंधेरे में तीर नहीं चलाता। अगर वो अंधेरे में तीर जलाएगा तो रिजल्ट भी अंधेरे में ही आएंगे। इस बार हम यूज करने वाले हैं पॉकेट होस्ट, जो कि एक ऑनलाइन होस्टिंग प्रोवाइड करता है। यहाँ पे अकाउंट बना के उसमें लॉगिन करने के बाद आपको कुछ प्रोजेक्ट बनाने का ऑप्शन मिलेगा और उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको रेडीमेड रेस्ट एपीआई मिल जाएंगे जिसको हम टेस्ट करके अपने प्रोजेक्ट में यूज कर पाएंगे। pockethost.io ये वेबसाइट पे आपको जाना है और यहाँ पे हम करेंगे गेट स्टार्टेड। ठीक है, ये लॉगिन के बारे में पूछेगा तो मैं देखता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, मैं लॉगिन कर दूंगा। आपके पास आएगी प्रोजेक्ट लिस्ट, इसको क्लोज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास 2 प्रोजेक्ट लिस्ट हैं। उसमें से मैं क्या करता हूँ ना, उसको नहीं ले रहा हूँ, मैं एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। नया प्रोजेक्ट बनाते वक्त वो आपको पूछेगा उसका नाम क्या देना है। इसका नाम मैं दे देता हूँ रिएक्ट रिएक्ट CRUD। ठीक है, देखते हैं ये वाला अवेलेबल है। ठीक है, उसका नाम आ गया आपके पास। अब यहाँ पे देखो ये ना कुछ चीज़ें बोलेगा जैसे कि npm i पॉकेट बेस करना है या फिर ये चीज़ें लिखनी है या ऐसे कुछ होगा। ये भी एक तरीका है पॉकेट बेस को यूज़ करने का। ये जो पॉकेट होस्ट है वो आपको एक्चुअल में पॉकेट बेस के लिए होस्टिंग देता है। पॉकेट बेस एक पूरी अलग चीज़ है जिसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। ठीक है, फ्यूचर में हम जब एसडीके का यूज़ करेंगे तब हम पॉकेट बेस के एसडीके का यूज़ करके सेम चीज़ परफॉर्म करेंगे। अभी इस पेज में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो चीज़ है ये यूआरएल।
ओके। और कहीं पे अपने को मिलेगा एक एपीआई की, जो कि फिलहाल शायद नहीं चाहिए होगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर एडमिन का बटन है। इस एडमिन के बटन पे क्लिक करने पे आप इसकी एडमिन पैनल में लॉगिन हो जाओगे। पहली बार ये आपको एक अकाउंट बनाने का पूछेगा कि आपको अकाउंट बनाना है, और अकाउंट बनाने के बाद आप लॉगिन कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहली बार अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास ये पैनल आएगा। यहाँ पे आपके पास जो लेफ्ट साइड में है वो है कलेक्शन की लिस्ट, जिसमें यूजर का एक कलेक्शन ऑलरेडी है। यहाँ पे हम वो कलेक्शन नहीं यूज करेंगे और एक नया कलेक्शन बनाएंगे, क्रिएट न्यू कलेक्शन। अब आप कलेक्शन ना किसी भी चीज का बना सकते हैं, एम्प्लॉय का बनाइए, स्टूडेंट्स का बनाइए, कोई मान लो रेस हो रही है तो उसके कंटेस्टेंट का बनाइए, किसी भी चीज का हम कलेक्शन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, मान लो अगर हमें किसी मेडिकल या किसी भी हॉस्पिटल के लिए कुछ बनाना होता, तो हम किस चीज की लिस्ट बनाते, हम डॉक्टर्स की लिस्ट बनाते, पेशेंट्स की लिस्ट बनाते। तो एक काम करते हैं, हम अभी बनाते हैं पेशेंट्स की लिस्ट। ठीक है, तो इसका हम नेम रखेंगे पेशेंट्स, और इसमें हम अब ऐड करते जाएंगे फील्ड। ठीक है, फील्ड मतलब उसके अंदर जो कॉलम्स होंगी या फिर पेशेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, उसमें पहली चीज होगी भाई पेशेंट का फर्स्ट नेम होगा, पेशेंट का लास्ट नेम होगा। ठीक है, और पेशेंट का क्या होगा, एक ईमेल हम रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ना मेरे ख्याल से ईमेल का एक अलग से फील्ड है यहाँ पे, देखिए। ठीक है, तो इसको मैं ईमेल की जगह क्या बोल देता हूँ कि पेशेंट का फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, एक एड्रेस ले लेते हैं। ठीक है, सेटिंग्स में जाए तो क्या मिलता है यहाँ पे, एक काम करता हूँ मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। इसको डिलीट कहाँ से करते हैं, रिमूव। ठीक है, मैं ईमेल ऐड कर देता हूँ, पेशेंट का होगा ईमेल। पेशेंट के फ़ोन नंबर होंगे, तो फ़ोन नंबर के लिए कोई फील्ड है हमारे पास, ये रहा नंबर वाला फील्ड। फ़ोन फ़ोन नंबर की जगह हम लिखेंगे मोबाइल। ठीक है, और एक फील्ड हम डालेंगे कौन सा, एक्चुअली जो फ़ोन नंबर होता है ना, हम उसके लिए मोबाइल गलत लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फ़ोन नंबर एज ए टेक्स्ट ही स्टोर किया जाता है। अगर उसको इंटीजर में स्टोर करते हैं तो बहुत बड़ा उसका लेंथ हो जाता है, तो इंटीजर उसको स्टोर नहीं कर पाता ठीक से, इसलिए हम मोबाइल को भी टेक्स्ट की तरह ही स्टोर करेंगे। फिर हम क्या डाल देंगे, एक बुलियन फील्ड डाल देते हैं कि भाई ये जो पेशेंट है वो उसने हमारी जो सर्विस है उसको सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है। ठीक है, होते हैं ना किसी हॉस्पिटल के पैकेज हो सकते हैं कि भाई मंथली आप इतना भरो आपको इतना कंसेशन मिलेगा या इतने फ्री चेकअप मिलेंगे, ऐसा कोई सब्सक्रिप्शन हो सकता है हॉस्पिटल में। फिर हम क्या डाल सकते हैं, वे पेशेंट, ये एक मिनट, रिच टेक्स्ट मैंने क्यों डाला है इसका, इसको रिमूव करते हैं। कौन सा डाला मैंने, रिच टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, चलो रिच टेक्स्ट डाल देते हैं। ठीक है, इसके बारे में क्या डालेंगे हम, पेशेंट डिटेल, डिटेल डालें या फिर डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। इसको बोल देते हैं हम प्रोफाइल, प्रोफाइल भी नहीं बोलते, चलो डिस्क्रिप्शन ही बोल देते हैं। जहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, हम अच्छे से कोई भी डिस्क्रिप्शन डाल पाए, मतलब थोड़ी लेंथ ही हो सकती है। उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे, ठीक है, डेट टाइप का कुछ डालेंगे, उसमें लिखेंगे हम डेट ऑफ बर्थ, DOB। ठीक है, और उसके बाद हम डालेंगे जेंडर डालेंगे। ठीक है, जेंडर को हम क्या रखेंगे, चॉइस बेस्ड ऑप्शन डालेंगे, जिसमें एक होगा मेल, फीमेल, अदर। ठीक है, 3 टाइप के जेंडर हो सकते हैं। फिर हम डालेंगे इसके अंदर फील्ड, मेरे ख्याल से इनफ हो गए हैं। ठीक है, अपना क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए फिलहाल काफ़ी है। हम कभी फ्यूचर में एक बहुत कॉम्प्लेक्स क्रड करेंगे तब हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के फील्ड का यूज़ करेंगे, जहाँ पे इमेजेस भी आ जाएंगे, फाइल अपलोड करना, और बहुत सारे ऑटो कंप्लीट हम देखेंगे। ठीक है, वो क्या होता है, लेकिन फिलहाल सिंप्लिसिटी के साथ जाते हैं ताकि हमें इसको हम समझ पाएँ, इसको टेस्ट भी कर पाएँ। अब देखें यहाँ पे पेशेंट्स का एक कलेक्शन बन गया।
इसका मैं यहाँ पे ना एडमिन पैनल से ही मैं रिकॉर्ड डाल सकता हूँ, ठीक है। अगर एक तरह से देखा जाए ना तो इसका क्रड इन लोगों ने तो बना के ही रखा है। हम अलग से बनाएंगे, मतलब ये उनका जो अपना क्या बोलेंगे पॉकेट होस्ट है वहां पे तो क्रड हो रखा है, लेकिन वो क्या है, वो एक डेटाबेस लेवल का क्रड है या फिर एडमिन लेवल का क्रड है। हमें उसको जब प्रेजेंटेबल बनाना है, अपनी एप्लीकेशन में यूज करना है, तो हम उसका अलग से क्रड करेंगे। अब इसको हम डाल देते हैं, मान लो एक पेशेंट डाल देते हैं हमीद लोहार, और ईमेल डाल दिया, ठीक है। मोबाइल नंबर सब्सक्राइब करके रखा है कि नहीं करके रखा है, देखिए ये जैसा इसने बनाया है ना, हम सिमिलर वैसा ही एक फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज नहीं। जब हम यूआई लाइब्रेरी यूज करेंगे मटेरियल यूआई की तरह, तब हम ऐसा कुछ बनाएंगे। फिर डिस्क्रिप्शन लिखो, ही इज वेरी गुड पर्सन। फिर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ में हमने शायद कुछ गलती की क्योंकि डेट ऑफ बर्थ का टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो इस फील्ड को हम थोड़ा एडिट मॉडिफाई करेंगे। और फिर जेंडर में से यूज करना है तो भी मेल चूज करके रिकॉर्ड बना दिया हमने, और यहाँ पे रिकॉर्ड बन गया, उसको हम देख पा रहे हैं, एडिट कर पा रहे हैं, ठीक है। अभी इसकी सेटिंग्स हमें बदलनी है। ये जो अपना डेट है उसमें क्या रखना है, नॉन एम्प्टी, ठीक है। प्रेजेंटेबल, आई डोंट नो ये क्या बोल रहे हैं। अपने पास सिर्फ डेट का फील्ड नहीं है, डेट टाइम है, सिर्फ डेट का फील्ड है ही नहीं अपने पास, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा ना, ये डीओबी को डेट टाइम नहीं रख के सिर्फ डेट का फील्ड रख सकते हैं। बट छोड़ो, अभी हमने बना दिया तो वो बना दिया। उसके साथ भी हमारा एक डू यू वांट टू चेंज, नो, अरे भाई कैंसिल करना है, यस, ओके। अभी देखो ये एक कलेक्शन बन चुका है। इसके साथ अब हम कैसे इसकी एपीआई हम एक्सेस करेंगे ये देखना है हमें, ठीक है। अभी पॉकेट बेस जब आप यूज कर रहे हैं तो उसके एडमिन पैनल में आपको यहाँ पे एक बटन दिख रहा है एपीआई प्रीव्यू। देखो ये यूजर्स के कलेक्शन पे जाएंगे, वहां पे भी दिखेगा, पेशेंट के कलेक्शन पे दिखेगा। और जब इस पे क्लिक करेंगे ना तो आपको लिस्ट, व्यू, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, इन सब के आपको एपीआई मिलेंगे, ठीक है। तो हमें किस चीज से मतलब है, लिस्ट, क्रिएट, अपडेट, डिलीट। ये जो व्यू वाला एपीआई है वो क्या करता है, आपको एक सिंगल पेशेंट या फिर सिंगल एक रिकॉर्ड देता है, जबकि लिस्ट वाला एपीआई आपको मल्टीपल रिकॉर्ड देता है। क्योंकि हमें टेबल में सारे के सारे लोड करने हैं पहले, तो हम पहले लिस्ट वाला एपीआई कॉल करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे, ये तो देखो ये ना पॉकेट बेस का अगर यूज कर रहे हैं तो आपको इस तरह से लिखना है, वैसा बताया गया है। अभी इसमें एक चीज और बाकी है जो अपने को एक सेटिंग करनी है, वो मैं अभी आपको करके देता हूँ। ऊपर फिर से एडिट कलेक्शन में जाएंगे और एपीआई रूल्स में जाना है हमें, ठीक है। एपीआई रूल्स में सबको अनलॉक कर देना है, ठीक है। अगर ये अनलॉक नहीं करेंगे तो हमें बीच में एपीआई की वगैरह लेना होता है, तो एक स्टेप ये अनलॉक वाला ले लेना। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप जब आप प्रैक्टिस करने के लिए, आपके पास कुछ होना चाहिए, आपके पास कुछ एपीआई हो कि आप प्रैक्टिस कर पाओ। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये सब सेटअप करने हैं। अभी तक हमारा कोई भी क्रड एप्लीकेशन का कोई भी एप्लीकेशन चालू नहीं हुआ है, अभी तो हम सिर्फ एपीआई बना रहे हैं। अब फिर से हम एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे। देखिए यहाँ से चालू होता है एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन एक्चुअल, जिसमें ये लोगों ने बताया कि भाई ये आपका पाथ है, इसको क्या बोलेंगे, पाथ, ठीक है। मैं बाजू में पोस्टमैन खोल देता हूँ, मेरे पास पोस्टमैन इंस्टॉल नहीं हो रखा है, ऑनलाइन वाला पोस्टमैन चलेगा, ओके। देखिए ये पोस्टमैन है। पोस्टमैन की जगह आप कोई भी रेस्ट क्लाइंट या फिर एचटीटीपी क्लाइंट यूज कर सकते हैं। और कौन से एचटीटीपी क्लाइंट अवेलेबल हैं, तो आप सर्च करेंगे ना रेस्ट क्लाइंट, तो आपको बहुत सारे अलग अलग चीजें दिखेंगी, जैसे कि ये एक क्रोम का एक्सटेंशन है, तो आप उसका यूज करके ये सेम चीज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो एपीआई टेस्ट कर रहे हैं वो आपको पोस्टमैन में ही टेस्ट करने हैं, वो आपको किसी भी एचटीटीपी क्लाइंट में टेस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। हम पोस्टमैन के साथ आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम एक नया टेस्टिंग के लिए क्या करेंगे, हम प्लस को यूज कर लेंगे। ये वाली जो चीज है इसको हम बंद कर देंगे ताकि हमारे पास थोड़ा सा व्यू दिखे। अब पहली चीज, ये यूआरएल,
जो हमें दिया है वो है इंपॉर्टेंट, तो ये यूआरएल हम लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद जब एपीआई की डिटेल दे रहे हैं ना, तो ये दे रहे हैं देखो एपीआई स्लैश कलेक्शन स्लैश पेशेंट स्लैश रिकॉर्ड। ओके, इसको कहते हैं पाथ। यूआरएल जब कंप्लीट हो जाए, मतलब उसका जो डोमेन नेम कंप्लीट हो जाए ना, ये पूरा चीज, उसके आगे जो भी लगता है स्लैश करके वो सब होता है पाथ। तो ये हो गया अपना यूआरएल पाथ के साथ। इसमें और कुछ एक्स्ट्रा चीजें दी गई हैं, देखो ये चीज बोली गई है क्वेरी पैरामीटर्स। ठीक है, और नीचे कुछ बोला गया, नीचे बोला गया कि रिस्पॉन्स इस तरह का आएगा और अगर एरर आई तो इस तरह से आएगी। तो ये हो गया अपना एपीआई डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट। तो अपने को यूआरएल में इसके सिवा कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। इस हिसाब से अगर मैं इसको सेंड करूं तो मुझे नीचे रिजल्ट दिखने चाहिए। ये देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड दिख रहा है, क्योंकि मेरे पास एक ही रिकॉर्ड है, तो डीओबी, ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये वाला एक रिकॉर्ड आ गया मेरे पास। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, बहुत जूम इन करूंगा तो हम चीज़ों को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा जूम आउट भी कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक रिकॉर्ड आ गया नीचे। ओके, ये क्या हो गया मेरा एपीआई का, यहाँ पे जो मेथड है वो गेट है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, गेट मेथड का यूज करके ये पाथ लिखो तो आपको लिस्ट मिलेगी। अब यहाँ पे दूसरी चीजें दी गई हैं, जैसे कि क्वेरी पैरामीटर्स क्या होंगे। तो क्वेरी पैरामीटर्स क्या होते हैं कि भाई आप यूआरएल के साथ ना, कई बार आपने देखा होगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगता है, और क्वेश्चन मार्क के आगे कुछ कुछ चीजें होती हैं। इसका एक एग्जांपल दूं तो मैं आपको, तो मैं एएसडीएफ सर्च किया ना, ये देखो google.com, ये हो गया इसका पाथ। और इसके बाद जो दिख रही है ना, Q इक्वल टू ASDF एंड ये इक्वल टू ये, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब हैं क्वेरी पैरामीटर्स। ठीक है, जो क्वेश्चन मार्क के बाद लगते हैं, अगर मैं इन सबको हटा दूंगा तो गूगल का होम पेज दिखेगा। तो यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर्स कौन कौन से लग सकते हैं, एक तो पेज लग सकता है और पर पेज लग सकता है। पेज और पर पेज का मतलब आपको कौन से नंबर का पेज देखना है और हर पेज में कितने रिकॉर्ड्स आप देखना चाहते हैं। तो इसको मैं अगर लगाना चाहूँ तो पेज इक्वल टू 1 बोल सकता हूँ मैं, और उसको सेंड किया मैंने, तो देखिए ये पेज 1 के रिकॉर्ड मिल रहे हैं। अब मैं बोलता हूँ इसको पेज नंबर 2 दो मेरे को। ठीक है, पेज नंबर 2 में मुझे कुछ भी आइटम्स में कुछ भी नहीं मिला, ये बोल रहा है रिजल्ट में पेज 2 है और पर पेज रिकॉर्ड है 30, मतलब 30 रिकॉर्ड आपको पर पेज मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं आया, क्यों? क्योंकि पेज नंबर 2 पे कुछ है ही नहीं, उतने सारे रिकॉर्ड अपने पास हैं ही नहीं। तो ये एक पेज का, अगर आप इसके साथ पेज की साइज बोलना चाहते हैं कि भाई कितने आने चाहिए, एक पेज में कितने रिकॉर्ड आने चाहिए, तो उसके लिए क्या है इन लोगों ने रखा है, पर पेज इक्वल टू, मैं बोलता हूँ एक ही आना चाहिए हर पेज के साथ, और पेज नंबर 1। फिर क्या है, सॉर्टिंग। आपको सॉर्टिंग किस चीज से करनी है, फिल्टर, मतलब आपको क्वेरी पैरामीटर में आपको ये देखना है, फिल्टर मतलब कि आपके पास बहुत सारे रिकॉर्ड हैं और आपको कौन से रिकॉर्ड चाहिए जिसका नाम हमीद हो, उतने ही रिकॉर्ड चाहिए, तो वहां पे फिल्टर अप्लाई होता है। फिर एक्सपांड, ये इसको हम बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं फिलहाल, इसको देखेंगे। ये ना मेनली जब आपका रिलेशन होते हैं मल्टीपल, एक टेबल मल्टीपल कलेक्शन के साथ जब रिलेशन होता है, तब ये एक्सपांड वाला फील्ड यूज होगा। और ये क्या है, यहाँ पे पॉकेट बेस है, उसमें इन लोगों ने बोला कि भी एक्सपांड का यूज कर सकते हैं। पॉकेट बेस नहीं होता, कोई और बैकएंड होता, जैसे कि नोड जेएस एक्सप्रेस का बैकएंड है जो कि हम कोड से बनाते हैं, तो वहां पे उतने ही क्वेरी पैरामीटर सपोर्ट करेंगे जितने बैकएंड में जो भी डेवलपर होगा। हमने बनाया तो हमने जितने फील्ड बैकएंड में एक्सेप्ट किए होंगे, उतने ही फील्ड यहाँ से हम भेज पाएंगे। भेज तो बहुत पाएंगे लेकिन उतने ही फील्ड मीनिंगफुल रहेंगे। ओके, तो अभी क्या करेंगे हम, भाई हमें, हमारे पास पेज वगैरह है लेकिन उसको हमें यूज करने की जरूरत नहीं है, तो हम क्वेरी पैरामीटर को मारेंगे इग्नोर। ठीक है, क्वेरी पैरामीटर क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, भी क्वेश्चन मार्क के बाद लगते हैं, और ये नॉर्मली गेट या लिस्ट वाले एपीआई में क्वेरी पैरामीटर्स आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर हम एक व्यू वाला एपीआई भी टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, व्यू वाला एपीआई क्या बोलता है, इसका पाथ ये है, और लास्ट में ना ये कॉलन आईडी करके दे दिया है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और जूम कर दिया हूँ, बाकी सब ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या है, ये कॉलन आईडी, ये जो होंगे ना उसको क्या बोलेंगे हम, पैरम बोलते हैं सिर्फ।
ठीक है, उसको पाथ पैरामीटर बोलेंगे। तो ये पाथ तो सेम ही है अपना, ये कॉलन करके यहाँ पे क्या डालना है, इसको बोला उसने आईडी। तो अगर यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की आईडी डालेंगे जो कि ये है, तो हमें वो एक ही डॉक्यूमेंट मिलेगा। इसको मैं करता हूँ सेंड अगर, तो मुझे सिंगल डॉक्यूमेंट आएगा रिजल्ट में। ठीक है, ये सिंगल डॉक्यूमेंट दिख रहा है। वहां पे मुझे लिस्ट आ रही थी मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स की, फिल्टर का ऑप्शन मिल रहा था, ये सब मिल रहा था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये सिंगल डॉक्यूमेंट मिलेगा। देखते हैं क्वेरी पैरामीटर्स में कोई और ऑप्शन है हमारे पास। एक एक्सपांड का ऑप्शन है, एक फील्ड का ऑप्शन है। ये फील्ड का ऑप्शन ये बोलता है कि आपको कितने फील्ड ही फैच करने हैं। ठीक है, इसका रिस्पॉन्स ऐसा आएगा, अगर एरर आई तो ऐसी आएगी। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं भी क्रिएट वाला एपीआई इसका कैसा है। तो यहाँ पे इसने बोला मेथड है पोस्ट, तो हम मेथड को बना देंगे पोस्ट। यूआरएल ये वाला जो लिस्ट वाला यूआरएल था वही यूआरएल है यहाँ, मतलब पाथ वही है यहाँ पे। और रेस्ट एपीआई में मोस्टली एक ही पाथ पे मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। फिर यहाँ पे बोला है बॉडी पैरामीटर्स, और क्वेरी पैरामीटर्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है, जो कि हम अभी मतलब उसका कुछ यूज नहीं करेंगे। ये एक नई चीज जो है वो है बॉडी पैरामीटर्स, कि भाई बॉडी में आप क्या चीज डालोगे। ठीक है, तो इसकी बॉडी कैसी होगी। तो अभी क्या है यहाँ पे, ये लोग बोल रहे हैं कि भाई आईडी डालनी है तो डालो, फर्स्ट नेम डालना है तो डालो, ईमेल डालना है तो डालो, ये सब चीजें हैं ऑप्शनल। ओके, और ये सब चीजें ऑप्शनल होनी नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें से कुछ चीजें ना तो कंपलसरी होनी ही चाहिए, जैसे कि एक पेशेंट का फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, वो तो हमारे पास होना ही चाहिए, और कुछ चीजें ना हो तो चलेंगी। तो पहले हम इसमें चेंज कर देते हैं कि भाई ये रिक्वायर्ड है। तो यहाँ सेटिंग्स के आइकन में जाएंगे, मतलब हमने क्या किया है, एडिट कलेक्शन पे क्लिक किया है, और इसको एडिट करेंगे और नॉन एम्प्टी बोल देंगे कि भाई फर्स्ट नेम एम्प्टी नहीं होना चाहिए, वैसे ही लास्ट नेम भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ईमेल भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, हम जेंडर को भी बोल देंगे भाई एम्प्टी नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा ना, हमारा बैकएंड केयर करेगा, हम हमारा बैकएंड गलत गलत रिकॉर्ड को एक्सेप्ट नहीं कर लेगा। अब मैं फिर से एपीआई के प्रीव्यू में जाता हूँ, क्रिएट का एपीआई देखता हूँ, तो यहाँ पे देखो इसने बोल दिया कि भाई ये चीजें रिक्वायर्ड हैं और दूसरी चीजें हैं जो हैं वो ऑप्शनल है। इसको यहाँ पे इन लोगों ने मतलब वो नहीं बताया, ये देखो बताया है। चलो, ये क्या बोल रहे हैं, बॉडी पैरामीटर्स कुड बी सेंट एज एप्लीकेशन जेसन और मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। ओके, आपको दोनों में से किसी भी तरह से बॉडी पैरामीटर भेजने हैं, आप भेज सकते हैं। तो हम दोनों तरीके एक एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो पहला तरीका देख लेंगे हम, फॉर्म डेटा मल्टीपार्ट या फिर मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। तो आपको यहाँ पे पोस्टमैन में बॉडी वाले पार्ट में, मतलब बॉडी वाले टैब में जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है, देखो कैसा बॉडी भेजना है, फॉर्म डेटा भेजना है। तो ये फॉर्म डेटा के लिए आपको एक पूरा सेटअप मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे की मतलब यहाँ पे जो बोल रहे हैं ये लोग, फर्स्ट नेम। ठीक है, इसको बोलेंगे हम न्यू हमें। वैसे ही दूसरा हमें क्या भेजना है, लास्ट नेम, इसको हम बोलेंगे। ठीक है, और ऐसा ही मतलब दो चीजें लिख के हम इसको सेंड करके देखते हैं। देखिए ये सेंड हो गया, और रिटर्न में मुझे क्या मिला है पता है, फेल टू क्रिएट रिकॉर्ड, क्योंकि वैलिडेशन चाहिए उनको, मिसिंग रिक्वायर्ड वैल्यू, मिसिंग रिक्वायर्ड वैल्यू किसके लिए, ईमेल और जेंडर हमने नहीं डाला है। तो अब हम ईमेल और जेंडर डाल देंगे। ठीक है, और हम एक और चीज डाल देंगे, जेंडर। जेंडर में मेल डाल दिया। अब हमारा जो ऑपरेशन है वो सक्सेस हो गया है। उसका क्या सबूत है, यहाँ पे 200 ओके स्टेटस दिखेगा। 201 या 202 दिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 200 की सीरीज में कोई एक ऑपरेशन दिखेगा। और लास्ट में यहाँ पे हमें डेटा मिल गया, भाई ये वाला रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है जिसकी आईडी ये थी। ओके, तो ये हमारा हो गया क्रिएट किस तरह से, फॉर्म डेटा का यूज करके। एक और तरीका है, वो तरीका क्या है, जेसन वाला तरीका, जिसमें हम रॉ सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और रॉ में भी एक और ऑप्शन होगा जेसन का, वो सिलेक्ट करेंगे हम, तो हमारे पास जेसन डालने का ऑप्शन मिलेगा। और मोस्टली हम ये जेसन से ही करते हैं। ओके,
यहाँ पे क्या डालना है, इस तरह से कोई रिकॉर्ड डालना है। अरे क्या खुल गया, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ठीक है, ये जेसन की तरह से रिकॉर्ड डालेंगे यहाँ पे। डीओबी, जहाँ पे हम ये डेट वाला पार्ट अगर ऑमिट भी करेंगे तो भी काम बन जाना चाहिए, ठीक है। चलो इसको हम क्रिएट करके देखते हैं। यहाँ पे पोस्ट है मेथड, पाथ क्रिएट वाला है, हमने जेसन डाला, यहाँ पे सेंड करते हैं। रिटर्न में आ गया रिजल्ट हमारा, ठीक है। अब हम अगर देखेंगे, इसको क्लोज करते हैं और ये जो रिकॉर्ड्स हैं उसको हम ये ऊपर का रिफ्रेश बटन करके देखेंगे तो ये 3 रिकॉर्ड आ गए हमारे पास। एक जो न्यू हमीद वाला मैंने बनाया था फॉर्म डेटा का यूज करके, और ये टेस्ट वाला जो अभी अभी बनाया। ओके, तो भाई हम जो क्रिएट करते हैं रिकॉर्ड वो यहाँ पे दिखते हैं, और जो हम रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं क्या उसको हम यहाँ से फैच कर पाते हैं? हाँ भाई देखो, ये गेट वाला रिक्वेस्ट फिर से करूंगा मैं तो मुझे अब 3 रिकॉर्ड दिखेंगे। ओके, ये देखो यहाँ पे टोटल आइटम्स 3 दिख रही हैं। ओके, पेज पर पेज उसको तो हम अभी एडिट करेंगे नहीं। तो ये हमारा लिस्ट वाला एपीआई काम कर रहा है। क्रिएट वाला एपीआई हमने देखा कैसे यूज करना है, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा एपीआई अवेलेबल है, फिर से देखेंगे एपीआई प्रीव्यू में। अपडेट वाला एपीआई काम कराना है अपने को, ठीक है। अपडेट वाले एपीआई में क्या बोल रहे हैं, फॉर्म जेसन एक्सेप्ट करता है। फाइल अपलोड के लिए ऐसा कुछ करना है, मतलब फाइल अपलोड जब भी कर रहे हैं तो मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा का यूज करना पड़ेगा। उसको हम फिलहाल करते हैं इग्नोर, ठीक है, क्योंकि हम फाइल अपलोड कर नहीं रहे हैं। अब ये बोल रहा है भाई साहब कि भाई अपडेट करना है तो पैच की रिक्वेस्ट बनाओ, पाथ के अंदर ये आईडी भी डालनी होगी। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, एक नया टैब खोल लेता हूँ, यूआरएल रहेगा सेम, तो यहां से कर देता हूँ कॉपी। मेथड बनेगी पैच, ये रही पैच मेथड, और इसमें पाथ लगेगा ये वाला, और लास्ट में क्या आएगा वहां पे आईडी। तो मैं देखूंगा मुझे कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करना है, मुझे सेकंड नंबर का रिकॉर्ड अपडेट करना है जिसमें मुझे डीओबी डालना है। सेकंड नंबर के रिकॉर्ड का आईडी लूंगा मैं, इस आईडी को यहाँ पे डाल दूंगा लास्ट में। अब इसको बॉडी भेजनी है कैसे, हम रॉ करके भेज देंगे जेसन के टाइप से। अब बॉडी में भेजना क्या क्या है, तो जब अपडेट कर रहे हैं पैच कर रहे हैं तो बॉडी में हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो हमने क्रिएट के लिए भेजा वो सब चीजें यहाँ भेजनी पड़ेंगी। ये इन लोगों ने बोला ही है कि भाई ये 4 चीजें तो यही चाहिए होंगी, इन सब के लिए तुम्हें भेजनी है तो भेजो, नहीं भेजनी है तो नहीं भेजो। हम्म, तो हम क्या करेंगे भाई, ये जो इसका रिकॉर्ड है ना, इसको यहां से हम कर देंगे कॉपी, ताकि मुझे मेहनत कम पड़े। बाकी सब तो ठीक ही, अच्छा ठीक है, एक कर्ली ब्रेसेस करना बाकी रह गया। ओके, अब मुझे डीओ भी डालनी है 2033, नहीं नहीं 20 नहीं 1993। और क्या फॉर्मेट था डीओ भी डालने का, डैश डैश लिखना होता है, ठीक है। ये हमें मतलब ये ना एग्जाम्पल से या कहीं से आपको ये पता करना होगा कि भाई आप डेट डाल रहे हो तो कौन से फॉर्मेट में डालोगे। जब भी आप कहीं पे डेट इंसर्ट कर रहे हो तो कौन से फॉर्मेट में इंसर्ट करोगे, ये क्वेश्चन पहले कर लेना। इसको बोलूंगा मैं 0203 डिस्क्रिप्शन समथिंग, ठीक है। कलेक्शन आईडी डालने की जरूरत नहीं है, कलेक्शन नेम डालने की जरूरत नहीं है, आईडी डालने की जरूरत नहीं है, मोबाइल नंबर डाल देते हैं कुछ भी। ओके, और ये पैच का रिकॉर्ड है, इसको हम कर देंगे सेंड। रिजल्ट में अपने को 200 मिल गया और नया अपडेटेड रिकॉर्ड यहाँ पे मिल गया। अब हम वेरीफाई करेंगे, लिस्ट के एपीआई से वेरीफाई करेंगे भाई सेकंड नंबर का रिकॉर्ड बदला कि नहीं बदला। देखो ये समथिंग आ गया यहाँ पे, ये डेट ऑफ बर्थ आ गई, ये रिकॉर्ड बदल गया जैसा हम चाहते थे। ओके, तो ये हो गया पैच वाला एपीआई, मतलब अपडेट के लिए एपीआई कैसे बनाना है। फिर डिलीट वाले एपीआई में देखते हैं भी इन लोगों ने क्या बोला है। तो मेथड रखो डिलीट, पाथ रखो ये वाला, और ये आईडी ही भेजनी है। डिलीट करने के लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन भेजने की जरूरत होती ही नहीं है। क्या भेजना है आपको, जो आईडी है वो आईडी भेज दो, इस आईडी को डिलीट कर दो, वो कर देंगे डिलीट। रिस्पॉन्स में नल आएगा अगर सक्सेसफुल रहा। देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स 204 आएगा, तो 200 की सीरीज में कोई भी रिस्पॉन्स सक्सेस गिना जाएगा। 400 आ सकता है,
ठीक है, जब ये रिकॉर्ड किसी और रिकॉर्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है तब ये प्रॉब्लम आ सकती है। 404 आएगा जब रिकॉर्ड मिलेगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, पाथ हमारा यही वाला रहेगा, ये जो मेथड है वो डिलीट का बन जाएगा, और लास्ट में हम जो आईडी डाल रहे हैं वो कौन से रिकॉर्ड की आईडी डाल रहे हैं, 2 की, 2 नंबर का रिकॉर्ड जो हमारा था हम इन न्यू, और कुछ डालना नहीं है यहाँ पे। अब इसको मैं कर देता हूँ सेंड। रिटर्न में कुछ नहीं आया, खाली खाली आया। और फिर हम क्या करेंगे, हम इसको लिस्ट करके देखेंगे अब कितने रिकॉर्ड मिले हमें। 2 ही रिकॉर्ड मिले हैं, न्यू हमीद गायब होगा। ओके, ये रिकॉर्ड एक बार डिलीट हो गया। अब मैं फिर से इसको कॉल करता हूँ, तो अब मेरे पास क्या आएगा, 404। भाई रिकॉर्ड नहीं है, ये वाली जो आईडी डाली है उस आईडी का कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। ओके, तो ये है रेस्ट एपीआई का मतलब पॉकेट बेस, या फिर इसको जो होस्ट करता है पॉकेट होस्ट, उसका रेस्ट एपीआई। इसके डॉक्यूमेंटेशन वो लोग देते हैं अपने एडमिन पैनल पे, जो कि जहाँ से उसको यूज़ करके हम टेस्ट कर सकते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए कोई भी HTTP क्लाइंट का यूज़ करना होता है हमें। अब चलो इतनी चीज़ हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने ना एक चीज़ और भी की है, पूरा का पूरा हमने वर्चुअल क्रड यहाँ पे कर लिया। ठीक है, हमारे जो स्टेप्स हैं उसमें क्या है, वैलिडेट एपीआई एसडीके, एपीआई काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो वैलिडेट करने थे, हमें वैलिडेट कर लिए। और एक वर्चुअल क्रड कर लिया। एक तो वर्चुअल क्रड क्या हुआ, मतलब हमने पोस्टमैन में उसको सब कुछ करके देख लिया कि भाई सब चीज़ें काम कर रही हैं, एपीआई काम कर रहा है। अब हमें ये चीज़ के लिए क्या करना है, ब्राउज़र में इसको रन करके देखना है कि भाई ब्राउज़र में हम फैच का यूज़ करके इसको रन करेंगे, और ब्राउज़र में सारी चीज़ें रन होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, क्रड सर्विस बनाएंगे। हम क्रड सर्विस मतलब ये सब चीज़ें करने के लिए फंक्शंस बनाएंगे। अब हमें जो आगे का काम करना है वो क्या है, ब्राउज़र में टेस्टिंग, और दूसरी चीज़ इसकी क्रड सर्विसेज बनानी है। तो वो दोनों चीज़ें हम करेंगे पहले रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाने के बाद। तो इस बार मैं रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ वीट का यूज़ करके। ठीक है, यहाँ पे मैं ओपन कर दूंगा CMD, CMD के अंदर बनाते हैं। अब प्रोजेक्ट का नेम लिखेंगे हम पेशेंट क्रड, रिएक्ट का बनाएंगे और नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के साथ बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया। अब हमें क्या करना है, इसको VS कोड के साथ ओपन कर देना है। इसको मैंने VS कोड के साथ इंपोर्ट क्या ओपन कर दिया है, और इसको करेंगे हम npm i, इससे इसकी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास app.js है, app.css है। पहला काम जो करना होता है वो इनको कर देना होता है डिलीट। यहाँ पे मैं एक सिंपल ऐप लिख देता हूँ, ये स्टेट भी नहीं चाहिए अपने को। चलिए ये इंस्टॉल हो चुका है, इस पर मैं करूँगा npm run dev, इसको थोड़ा मैं प्लस करके दे दूँ, ठीक है ना। हम यहाँ पे करेंगे npm run dev, और ये इस पर्टिकुलर URL पे हमारी एप्लीकेशन हो चुकी है रन। अब मैं क्या करूँगा, ब्राउज़र विंडो को फुल स्क्रीन कर दूंगा ताकि मुझे चीज़ें अच्छे से दिखने लगे। और यहाँ पे अभी भी कोई स्टाइल लग रही है, उस स्टाइल को हमें हटाना है। ठीक है, बिना किसी स्टाइल के आ गया अब सब कुछ। अब पहली चीज़ हम इस चीज़ को करेंगे टेस्ट। ठीक है, जो भी हमने यहाँ पे क्रड के लिए API टेस्ट किए थे उसके लिखेंगे हम कोड। तो कोड लिखने के लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, फैच का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो फैच में एक तो चीज़ URL चाहिए होती है, तो URL मैंने लिया और करूँगा फैच, इसके अंदर URL डाल दिया। ठीक है, इसका टाइप गेट है और रिजल्ट में लिस्ट मिल रही है। ठीक है, इसका टाइप गेट है, तो हम कोई भी और चीज़ नहीं ऐड करनी है हमें, और हमें कर देना है अवेट। इससे क्या मिलेगा हमें, सॉरी हमें इसका करेंगे देन। इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं, फिलहाल आप ये वाले तरीके से चल सकते हैं, res.json, और इसको कर देंगे हम अवेट। ठीक है, ये फैच लिखने का तरीका है, ऐसा मान के इसको लिख सकते हैं। इसको मैंने अवेट करके कॉल कर दिया है, और ये मुझे यहाँ पे मिल गया इसका रिजल्ट, जिसमें आइटम्स आ रही हैं और पेज के रिलेटेड डिटेल्स आ रही हैं। ओके,
तो फैच का एपीआई काम कर रहा है। ओके, अब ये चीज को हम एक आसान तरीके से और भी तरीके से कर सकते हैं। मतलब हमने यहाँ पे कोड लिखे हैं, पोस्टमैन हमें कोड देगा। अगर पोस्टमैन में जाके हम देखेंगे तो मैं वो फैच के लिए क्या कोड लिखने हैं वो देगा। ठीक है, तो पोस्टमैन में जो कोड दिए हैं वो भी काम करेंगे बिल्कुल ही। और वो इस तरह से दिए हैं उसने कि यहाँ ऊपर मेथड के ऑप्शन देगा, जहाँ पे मेथड इक्वल टू गेट है, रीडायरेक्ट इक्वल टू फॉलो वो पोस्टमैन लिख देता है, उसकी हर बार जरूरत होती नहीं है। ओके, अब पोस्टमैन ने इसको टेक्स्ट की तरह दिया है, हम इसको जेसन की तरह दे सकते हैं। तो पोस्टमैन वाले यूज करें या हमारे वाले यूज करें, काम तो एक ही बनेगा। ये हो गया हमारा, क्या ये कौन सा एपीआई था, ये था लिस्ट का एपीआई जो हमने फैच लिख के किया। अब हम देखेंगे कि भाई लिस्ट के सिवा और कौन सा एपीआई है हमारे पास, क्रिएट का एपीआई है, जहां पे मेथड इक्वल टू पोस्ट जाता है। तो फैच में पहली आर्ग्यूमेंट जाती है यूआरएल, दूसरी आर्ग्यूमेंट जाती है जिसमें मेथड जाएगा पोस्ट। ठीक है, इसमें हेडर्स भेजने पड़ेंगे। हेडर्स में ये कंटेंट टाइप का हेडर भेजना पड़ेगा, जिसमें लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन स्लैश जेसन। ये आपको कहाँ देखने मिलेगा, ये जो इसका हेडर वाला टैब होगा ना, अगर इसको ओपन करके देखेंगे तो देखो यहाँ पे कंटेंट टाइप इन लोगों ने भेजा है। पोस्टमैन वाले भी भेजते हैं और हमें भी भेजना पड़ेगा। और दूसरी चीज क्या भेजनी पड़ेगी, बॉडी। ठीक है, बॉडी में क्या भेजना होगा, स्ट्रिंग। और हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट, तो हम करेंगे इसको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और इसके अंदर डाल देंगे हमारा ऑब्जेक्ट, जिससे कि ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग बन के बाद में अंदर जाएगा। ओके, इस चीज को पोस्टमैन की अगर कोड में देखेंगे तो सेम ही चीजें हो रही होंगी। ये देखो इन लोगों ने क्या बना दिया, इसको जेसन बना दिया, और उसके बाद नीचे मेथड इक्वल टू पोस्ट। माय हेडर्स को इन लोगों ने कैसे किया है, यहाँ पे हेडर्स का एक ऑब्जेक्ट बना के उसको अपेंड करके किया है, लेकिन हम सीधा सीधा इस तरह से भी लिख सकते हैं। और नीचे बॉडी में डाला होगा, इसको बॉडी में रॉ डाल दिया। ठीक है, जेसन स्ट्रिंगिफाई करके हमने सारी चीजें क्या की, एक ही गो में कर दी। इसको मैं मार दूंगा एंटर, और यहाँ पे क्या बनाएगा, ये टेस्ट टेस्ट वाले रिकॉर्ड्स बनाएगा। इसको मैंने एंटर कर दिया, रिजल्ट में मुझे रिकॉर्ड्स मिल गए, इसका मतलब सब सही है। अगर यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम नहीं डालता हूँ और एंटर करता हूँ, तो मुझे एक तो लाल कलर की एरर आनी चाहिए, भी 400 आ गई एरर, और क्या आ गया, फेल टू क्रिएट रिकॉर्ड आ गया मैसेज में, और डेटा में आ गया भाई वैलिडेशन एरर है। ओके, जब भी वैलिडेशन एरर आएगा तो ऐसा रिकॉर्ड आता है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्रिएट वाला रिकॉर्ड कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है भाई, अपडेट वाला रिकॉर्ड देखना है काम करता है कि नहीं करता। तो अभी अभी हमने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया है जिसका आईडी ये है। ठीक है, तो उसको हम करेंगे अपडेट। इस आईडी को मैं कॉपी कर देता हूँ। अपडेट करने के लिए क्या करना है, ये इसको पोस्ट की जगह क्या लिखना है, पैच। यहाँ पे आईडी डाल देना है। ठीक है, आईडी डालने के बाद अपने को जो जो चीज़ें अपडेट करनी है वो लिख देनी है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, फर्स्ट नेम इक्वल टू न्यू टेस्ट। ठीक है, टेस्ट 33, ये दो चीज़ें बदल के एंटर मार देता हूँ। तो ये हमारा काम हो गया अपडेट का सक्सेसफुल। ये भी सक्सेसफुल नहीं होता अगर हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम में कुछ गड़बड़ करते या फिर ईमेल गलत लिखते, क्योंकि वहां पे हो रहे हैं वैलिडेशन बिना बिफोर अपडेट। ये जो पॉकेट बेस है वो वैलिडेशन करेगा। अब क्या बचता है हमारे पास, डिलीट का ऑपरेशन बचता है। ठीक है, डिलीट का ऑपरेशन के लिए क्या करना है, हम फैच ही लिखेंगे, लेकिन फैच में बॉडी की कोई ज़रूरत नहीं है, हेडर में भी कोई भेजने की ज़रूरत नहीं है, मेथड इक्वल टू डिलीट लिखना है सिर्फ। और ये आईडी यहाँ पे गई है वो वही वाली है जो हमने नया रिकॉर्ड बनाया, और इसको मार देना है एंटर, और रिटर्न हो जाएगा नल। ये क्या हो गया, अच्छा ठीक है, यहाँ पे ना प्रॉब्लम क्या हुई है, हमने यहाँ पे इसको बोला कि भाई जेसन चाहिए, जबकि वहां से कोई जेसन रिटर्न नहीं हुआ होगा, इसमें प्रॉब्लम हुई। तो जब हम डिलीट का ऑपरेशन कॉल करेंगे, हम ये जेसन की तरह उसको कॉल नहीं करेंगे। ठीक है, इसको मैं फिर से कॉल करूंगा, एरर आएगी 404 नॉट फाउंड वाली, क्योंकि रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। तो ये हो गया कंप्लीट हमारा फैच एपीआई से इसको कैसे हम यूज करेंगे। फैच एपीआई, उसको जावास्क्रिप्ट वाले फैच एपीआई बोलते हैं।
असल में फैच एक फंक्शन ही है, ठीक है। अब हम बनाएंगे इसके फंक्शंस। इसका मतलब क्या हुआ, CRUD सर्विस। पिछली बार CRUD सर्विस बनाई थी, उसको अलग तरीके से बनाया था, इस बार मैं बनाऊंगा उसको अलग तरीके से। आप किसी भी तरीके से बनाओ, ठीक है। मैं यहाँ पे हर वीडियो में अलग अलग तरीके यूज करूंगा ताकि आपके पास हर तरीके का एक नॉलेज हो। इसको मैं बोलूंगा पेशेंट सर्विस डॉट JS। हाँ, JS ही बनाना है उसको, JSX लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। टर्मिनल नीचे कर दूंगा मैं, और यहाँ पे क्या करूंगा, क्लास पेशेंट सर्विस। इस क्लास को एक्सपोर्ट कर देंगे और अंदर बहुत सारे फंक्शन बनाएंगे, जिसमें मतलब जो फंक्शन बनाने हैं ना वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो इसमें से एक पहला फंक्शन बनेगा अपना टिक एसिंक लिस्ट, ओके। दूसरा फंक्शन बनेगा स्टैटिक एसिंक क्रिएट, और क्रिएट जो फंक्शन होगा उसको क्या चाहिए होगा, ओबीजे पेशेंट उसको मिलेगा। तो वैसे ही एक अपडेट का फंक्शन बनेगा, ठीक है। अपडेट के फंक्शन में आईडी चाहिए होगा इसको, और वैसे ही एक डिलीट का फंक्शन होगा, डिलीट, और डिलीट में क्या जाएगा, सिर्फ आईडी जाएगा, ओके। 4 फंक्शन बनाने हैं। पहला फंक्शन लिस्ट का, उसके लिए ये फैच बनेगा, ठीक है। इस फैच को मैं सीधा कॉपी कर ही देता हूँ। ये था क्रिएट का फैच। इसको लिस्ट के लिए अगर बनाना हो, ये इसको नीचे ला देते हैं, तो छोटा सा इतना ही फैच लिखना होगा हमें। कॉपी पेस्ट यहीं पे कर देते हैं, बाकी की एक्स्ट्रा चीज़ें निकाल देते हैं, ऑप्शंस कोई नहीं जाएंगे। रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट में क्या मिलेगा हमें, वो वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें पेज साइज आता है, पर पेज आता है, ठीक है। लेकिन हम सर्विस में क्या करेंगे ना, एज ऑफ नाउ, ठीक है। हमें हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसी भी चीज़ें बाहर जरूरत पड़ती हो। हम फिलहाल ऐसा मान रहे हैं कि सारे के सारे रिकॉर्ड एक साथ लाएंगे हम, और ये जो एरे है हम वही रिटर्न करेंगे, ठीक है। ये ये केस टू केस डिपेंड कर सकता है कि आप कौन सी चीज रिटर्न करोगे। आप ये एरे रिटर्न करो, या फिर कुछ और रिटर्न करो, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करो, या फिर छोटा ऑब्जेक्ट रिटर्न करो, वो केस पे डिपेंड करता है। फिलहाल वाले केस में हमें क्या चाहिए, बाहर सिर्फ आइटम ही भेजेंगे, मतलब बाहर जाएगा सिर्फ एरे, रिटर्न रिजल्ट डॉट आइटम्स, ठीक है। रिजल्ट में क्या होगा, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, आइटम के अंदर सिर्फ ये वाला एरे। तो जब भी डॉट कर रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखना। अब क्रिएट वाला ऑब्जेक्ट आता है जहां पे ओबीजे पेशेंट ऊपर से आएगा, तो ये जिस चीज का हम स्ट्रिंगिफाई कर रहे हैं वो चीज हमें अब ऊपर से मिलेगी, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, ओके। और इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा एक सिंगल ऑब्जेक्ट, जिसको हम कर देंगे सीधा सीधा रिटर्न। अब देखिए, इन सबको मैंने एसिंक बनाया है क्योंकि अंदर हमें अवेट यूज करना पड़ रहा है। आपको नहीं पता है एसिंक अवेट कैसे यूज करेंगे, या HTTP रिक्वेस्ट कैसे काम करती हैं, इसके लिए मेरा एक जावास्क्रिप्ट वाला वीडियो है जो आप देख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट की पूरी सीरीज में ये एसिंक अवेट वाला एक वीडियो है। अब हम देखेंगे कि भाई अपडेट हो रहा है। अपडेट वाले में हम क्या यूज़ करेंगे, सेम ही तरह का ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पे आएगी आईडी, ठीक है, क्योंकि लास्ट में हमें आईडी भेजनी है। और यहाँ पे अपना ओबीजे पेशेंट, मतलब जो अपडेट करना है वो तो वैसे ही जाएगा, बस इसका टाइप बन जाएगा पैच, ओके। और डिलीट के ऑपरेशन में हमने पहले ही देखा कि भाई जेसन इसको बनाना नहीं है, तो इसको क्या बनाएंगे, हम टेक्स्ट बनाएंगे, ठीक है। इसको ये वाला चीज करने के बाद ही हम सक्सेस मान सकते हैं। इसको टेक्स्ट बना दिया और डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया हमने, ओके। डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे डिलीट लिखना पड़ेगा। हेडर्स और बॉडी दोनों में से कुछ भी नहीं भेजेंगे और डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। चलो, ये हमारे CRUD ऑपरेशन के लिए जो 4 चीज़ें चाहिए थी वो 4 चीज़ें हमने परफॉर्म कर ली, ओके। अब हम ये वाले फंक्शन भी वेरीफाई करेंगे, ठीक है। बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारी बार करने के बाद आप इसको अगर बार बार टेस्ट ना करो तो अलग बात है, लेकिन हम शुरुआत में जो अपने
स्टेप्स हैं उनको पूरी तरह से फॉलो करेंगे तो आगे एरर नहीं आएगी। अगर हम बिना टेस्ट किए आगे बढ़ते जाएंगे और बाद में पता लगा कि इस फंक्शन में एरर थी, तो वहां पे हमारे पास एरर को ऐसे अलग अलग डिस्टिंग्विश करने का मौका नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, हमें नहीं पता लगेगा कि कौन से पोर्शन में एरर आई थी। तो अभी कहाँ है हम, ये पेशेंट सर्विस है जिसको हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया है f.js में। यहाँ पे यूज इफेक्ट करेंगे और मैं क्या करूँगा, console.log पेशेंट सर्विस को मैं कंसोल लॉग कर दूंगा। तो यहाँ पे एम्प्टी ब्रैकेट दे दूंगा ताकि ये यूज इफेक्ट सिर्फ एक बार रन हो, और वो 2 बार रन होगा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड है जिसको मैं हटा दूंगा। अब आ जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट पे। देखिए यहाँ पे पेशेंट सर्विस का कंसोल लॉग पड़ा है, इसको मैं राइट क्लिक करूंगा और स्टोर एज अ ग्लोबल फंक्शन कर दूंगा। इससे क्या होगा, हमें जो लिस्ट वाले या जो भी फंक्शन बनाए ना यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। इसको मैं अवेट करके कॉल करूंगा, मुझे रिटर्न में एरे मिलना चाहिए जो कि मिल रहा है। ठीक है, और इसका क्रिएट करेंगे हम। क्रिएट में मुझे सारी चीज़ें डालनी है जिसमें मैं डाल देता हूँ फर्स्ट नेम इक्वल टू हाँ HMD, और रिटर्न में मुझे यहाँ पे सक्सेस नहीं मिलेगा बट एरर मिलेगा। तो अब देखो क्रिएट हम कर रहे हैं जब, तो हमें क्या मिल रहा है रिजल्ट में, ये चीज़ें मिल रही हैं भाई, कोड इक्वल टू 400। और जब सक्सेसफुल क्रिएट होगा है तो रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की आईडी। तो इस पर्टिकुलर चीज से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो इंसर्ट है वो सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, और फ्यूचर में ये सब चीजें करने का एक आसान तरीका भी देखेंगे, बट फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते ही हमें क्या मिलेगा, अपडेट का ऑपरेशन हमें परफॉर्म करके, सॉरी पहले हमने क्रिएट का अभी तक सक्सेसफुली किया नहीं है परफॉर्म, तो मैं क्रिएट के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो सब चीज़ें डालूंगा। कहाँ गया मेरा रिकॉर्ड, ठीक है, लास्ट नेम चाहिए होगा इसको। ठीक है, और तीसरी चीज़ DOB चाहिए उसको। DOB में क्या डालते हैं हम, 55 नहीं जाता। ठीक है, 55 कोई वैलिड डेट, चलो डाल के देखते हैं। ठीक है, 55 और 33, और ईमेल। ओके, अब देखते हैं ये इसको बैकएंड कैसे लेता है। कुछ तो एरर आनी चाहिए। ये देखिए आ गया, फेल टू क्रिएट रिकॉर्ड आया, और जेंडर देना था हमें, ईमेल नहीं देना था। ठीक है, जेंडर था जो रिक्वायर्ड था, तो इसकी जगह देते हैं जेंडर, और जेंडर में क्या डालेंगे हम, फीमेल। ये फिर से फेल टू क्रिएट आ गया। ईमेल भी कंपलसरी था क्या, क्या बात करते हैं ये लोग, 5 चीजें हैं जो कंपलसरी हैं, आई डोंट नो। फिर DO भी कंपलसरी नहीं होगा, ईमेल भी डाल देते हैं। देखिए मैंने DOB गलत डाला तो इसने DOB यहाँ पे इंसर्ट नहीं किया है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि बैकएंड इसको कैसे ट्रीट करेगा। हो सकता मतलब बैकएंड चाहता इसको थ्रो करके बोल देता सही डेट डालो, ठीक है, लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला, उसने उसको इंसर्ट कर दिया, लेकिन DOB में वैल्यू नहीं डाली क्योंकि गलत डेट डाली हमने। हम्म, फिर से इसको मैं क्रिएट करूंगा, सही DOB के साथ क्रिएट करता हूँ, तो नया रिकॉर्ड बनेगा। ठीक है, जो ऑलरेडी रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है जिसकी आईडी ये है वो तो रहेगा ही, अभी एक नया रिकॉर्ड बनेगा। ओके, जिसके अंदर DOB है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्रिएट सक्सेसफुल हो गया है। अभी करना है अपडेट। अपडेट को क्या क्या भेज रहे हैं, पहली चीज आईडी भेजनी है, तो ये वाली आईडी भेजी मैंने। ये कौन सी आईडी है जिसमें DOB नहीं था। ठीक है, इसको मैं DOB भेज देता हूँ, 2013 वाला DOB भेजता हूँ। ठीक है, इसके बाद इसको मैंने एंटर किया, और सक्सेस होने के बाद इसने बोल दिया, मतलब रिकॉर्ड दे दिया आईडी के साथ, इसका मतलब अपडेट सक्सेसफुल हो गया। अब इसको मुझे टेस्ट करना है कि भाई सच में अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं क्या करूँगा, temp1 डॉट लिस्ट करेंगे इसको। लिस्ट करने के बाद हमें ये वाला रिकॉर्ड वहाँ मिलना चाहिए जिसकी 2013 वाली डेट हो, और ये वाला रिकॉर्ड ये रहा। ओके, अब डिलीट वाला रिकॉर्ड, तो भाई हमने अपडेट जिसको किया है उसी चीज़ को हम कर देंगे डिलीट। ओके, चलो, बाद में अनडिफाइन आता है डिलीट में, इसका मतलब डिलीट हो गया। इसको हम थोड़ा सा बदल देंगे। ठीक है, डिलीट करने के बाद
रिटर्न ट्रू मिलता है तो मतलब डिलीट हुआ है। रिजल्ट, और हम चेक कैसे करेंगे डिलीट हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, डिलीट हुआ कि नहीं हुआ टेस्ट करने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए होंगी, इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं और देखते हैं। तो एक ऑप्शन तो ये है कि रिटर्न में कुछ ना मिले, एक ऑप्शन ये है कि भाई रिटर्न में स्टेटस आए 400, एक ऑप्शन ये है कि 404 आए। इन दोनों केस में क्या है, कोड आएंगे। ठीक है, अगर सक्सेसफुल है तो कोड नहीं आएगा। तो हम क्या कंडीशन रखेंगे, इफ रिजल्ट डॉट कोड, ये ऐसा क्यों बोल रहा है? एक मिनट, देखो ये थोड़ा लोचे वाला काम होगा यहाँ पे डिलीट के केस में। एक तो चीज़ क्या करते हैं हम, डिलीट को फेल कराने का करते हैं, तो इसमें मैं लगाता हूँ अभी ट्राई कैच। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि भाई फैच एपीआई ट्राई कैच के केस में कैसे रिएक्ट करेगा। कैच होता है तो इसको मैं बोल देता हूँ रिटर्न फॉल्स, और यहाँ पे कंसोल लॉग लगाते हैं हम कैच के अंदर, एरर इन डिलीट और EX। ओके, अब मैं क्या करूँगा, फिर से डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। अभी मेरे टैंप के अंदर कुछ नहीं होगा क्योंकि मुझे फिर से उसको टैंप में डालना पड़ेगा। टैंप डॉट डिलीट फिर से परफॉर्म किया मैंने, अभी ये पूरी तरह से कंप्लीट हुआ और मुझे क्या मिला, रिटर्न में ट्रू मिला। क्यों? क्योंकि वो कैच में नहीं गया है। ठीक है, अब वो कैच में कैसे जाता, हम्म, ये वाली चीज हमें करनी है। तो यहाँ पे ना हमें इस जगह पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। ठीक है, इफ res डॉट स्टेटस, ये स्टेटस कौन सा स्टेटस है, ये वाला, ये 204 ये वाला। ठीक है, अगर इसको मैं क्या बोलूंगा, अगर ये 400 या उससे ऊपर है तो मतलब एरर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 400। ठीक है, तो रिटर्न करो res डॉट जेसन, इसका मतलब जेसन आया होगा, अदरवाइज रिटर्न res डॉट टेक्स्ट। ओके, अब क्या करेंगे हम कि भाई इफ, इसको रिजल्ट मिलेंगे यहाँ पे। ओके, रिजल्ट डॉट कोड। ठीक है, देन रिटर्न फॉल्स। पहली चीज कि भाई ट्राई कैच तो काम करते नहीं है, यहाँ पे ट्राई कैच काम नहीं किया, फिर भी हम ट्राई कैच लगा के रखेंगे। ओके, और अगर इसको कोड मिलते हैं, मतलब जब रिजल्ट में जेसन आया होगा और उसको कोड मिल रहे होंगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, वरना ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, ये वाला कोड मैं आपको फिर से समझाऊंगा, मुझे पता है ये ऊपर से गया होगा। ठीक है, फिर से मैं डिलीट का ऑपरेशन कॉल करता हूँ, इस बार फिर से मुझे रिटर्न में मिला ट्रू। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से रिफ्रेश करने की जरूरत थी। ठीक है, रिटर्न में मिल गया अपने को फॉल्स, जब कुछ भी डिलीट सक्सेसफुली नहीं हो रहा है तो। ओके, ठीक है, अब हम रिटर्न में फॉल्स या ट्रू क्या देंगे, या फिर ये ट्राई कैच का क्या काम है, और ट्राई कैच सही से काम क्यों नहीं कर रहा है, वो देखेंगे हम बाद में। ओके, अभी देखो ना, ये जो फैच वाला एपीआई है वो काम करता है 2 स्टेजेस में। ठीक है, इसके लिए मैं आपको ये लेके चलता हूँ। इसको मैं अगर फैच से कॉल करूँगा तो मुझे एक प्रॉमिस मिलेगा। ठीक है, मैं इस प्रॉमिस के आगे अवेट लगाऊंगा तो मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा। तो इसका डिफॉल्ट रिजल्ट ऐसा मिलता है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर स्टेटस आता है, मतलब ये क्या कहेंगे ना, इसको बोलेंगे हम इनिशियल रिजल्ट या फिर इनिशियल हेडर्स। ओके, ये ये जो रिजल्ट है उसका पर्पस है हेडर्स क्या है वो देने का। अब हमें, ठीक है, अब हमें मान लो इसका क्या चाहिए कि भाई इसका एक्चुअल में आया क्या था रिजल्ट। ठीक है, वो यहाँ पे कहीं पे नहीं दिखेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें RES को कहीं पे स्टोर करेंगे। ठीक है, फिर RES डॉट जेसन, RES डॉट टेक्स्ट। ठीक है, अगर टेक्स्ट के फॉर्म में चाहिए तो RES डॉट टेक्स्ट करके अवॉइड करेंगे। जेसन चाहिए तो मेरे ख्याल से जेसन ये फिर से नहीं करने देगा क्योंकि एक बार हम उसको रीड कर चुके। ठीक है, तो फिर से मुझे RES में डालना पड़ेगा, और जेसन करेंगे तो वो हमें जेसन के फॉर्म में देगा। उसको मैं सिर्फ एक ही बार ये कर पाऊंगा, अगर मैं फिर से जेसन करूंगा ना तो मेरे को ना बोलेगा, क्योंकि हमने
बॉडी को एक बार रीड कर लिया। ओके, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि भाई जेसन मिलना था वो आ गया, ठीक है। अब डिलीट के केस में क्या हो रहा है? डिलीट के केस में ये हो रहा है कि जब ना वहां से सक्सेसफुली डिलीट हो रहा है तो वो लोग जेसन नहीं बेचते हैं, और जैसे ही वो जेसन नहीं बेचते हैं तो क्या होता है, हमारा जो क्या बोलते हैं, जब हम ये करते हैं जेसन पास करने का फंक्शन, तो वो काम नहीं करता, वो वहां पे फेल हो जाता है। तो क्या होता है, थ्रो होता है वो। तो इस और जब वो अनसक्सेसफुल होता है तब वो लोग जेसन बेचते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये डिलीट वाला एपीआई थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है। ओके, अब क्या करेंगे हम कि भाई ये फंक्शन में जो डिलीट वाला एपीआई है जो इतना ट्रिकी है उसको हम दो पार्ट में परफॉर्म करेंगे, ठीक है। पहले पार्ट में अगर हमें, ठीक है, इसको मैं यहाँ से ना देन यहाँ से निकाल देता हूँ ताकि कंफ्यूजन कम रहे, और नीचे के जो रिटर्न वाली चीज़ें हैं वो भी निकाल देता हूँ मैं। ये जो हमें चीज़ मिली पहली क्या, RES मिली, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, इफ RES डॉट स्टेटस इक्वल टू 200 नहीं चेक करेंगे क्योंकि ये लोग 200 नहीं बेचते हैं, 204 बेचते हैं, ठीक है। मैं ये भी कर सकता हूँ भाई 204 के साथ मैच करूँ, अगर 204 नहीं है तो फेल है, ऐसा कर सकता हूँ। या फिर ये कर सकता हूँ भाई 400 के ऊपर जो है वो फेल है, तो मैं इसको 204 के साथ करता हूँ, ठीक है। अगर स्टेटस इक्वल टू 204 है तो मुझे बॉडी वगैरह चाहिए ही नहीं, मैं बोल दूंगा रिटर्न ट्रू, हो गया सक्सेसफुली डिलीट, ठीक है। अब मैं मतलब इफ हो गया, इसका एल्स करें या तो नीचे सीधा सीधा रिटर्न करें, दोनों चीजें सेम ही है। ऐसा नहीं है तो मैं रिटर्न करूंगा RES डॉट जेसन, और उसको कैसे करना पड़ेगा, अवेट करके करना पड़ेगा। ओके, तो अगर सक्सेसफुल है तो ट्रू जाएगा, अगर सक्सेसफुल नहीं है तो ऑब्जेक्ट जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं फिर से टेम्प में डाल देता हूँ, डॉट लिस्ट करते हैं और लिस्ट का स्पेलिंग सही करते हैं। इनमें से एक रिकॉर्ड हम डिलीट करने वाले हैं, ये लास्ट वाला रिकॉर्ड डिलीट करते हैं जिसकी आईडी मैंने कॉपी कर ली, temp1 डॉट डिलीट, ये रिकॉर्ड आ गया, इसको अवेट करके कॉल कर दूंगा। अब ये इसकी आईडी सही है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डैश डाल देता हूँ, इसकी आईडी को गलत बोल देता हूँ ताकि पहली बार हमें मिले एरर। तो इस बार हमें रिटर्न में क्या मिला, कोड इक्वल टू 400 मिला, और मैसेज में मिला बिन नॉट फाउंड है, ठीक है। बीच में जो ये आपको कंसोल लॉग दिख रहा है उसको इग्नोर करना है, ये एक अलग से कंसोल लगता है, ठीक है, वो हमारा मतलब कोड का पार्ट नहीं है वो। इसको मैं सक्सेसफुल एक सही आईडी दूंगा और रिटर्न में हमें मिलना चाहिए ट्रू। ओके, फिर से डालूंगा 404 मिलेगा। ओके, इससे क्या हुआ, हमारा डिलीट वाला फंक्शन बन गया। अब सारे फंक्शन हमारे बन चुके हैं, सारे फंक्शन क्या रिटर्न करते हैं वो ध्यान में रखना है, ठीक है। ये एक तरीका है कि भाई फंक्शन रिटर्न करेंगे और रिटर्न की जो वैल्यू होगी उसके हिसाब से हम एरर है या सक्सेस है वो डिफाइन करेंगे। तो जो क्रिएट वाला फंक्शन है वो रिटर्न करता है या तो रिकॉर्ड जिसके अंदर आईडी होगी, या फिर ऐसा मैसेज जिसमें कोड होगा और मैसेज होगा और डेटा में स्पेसिफिक एरर की चीजें होंगी, ठीक है। अपडेट वाला फंक्शन सेम ही तरह से काम करता है। डिलीट वाला फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा अगर सब सक्सेसफुल हुआ, और क्या रिटर्न करेगा वो, ये वाला ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा अगर कुछ भी अनसक्सेसफुल हुआ। लिस्ट वाला फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, वो भी कुछ ऑलमोस्ट इसी तरह से चीजें रिटर्न करेगा, ठीक है, कोड के साथ चीजें रिटर्न करेगा, समथिंग वेंट रॉन्ग। और अभी तक हमें लिस्ट के साथ कोई भी एरर मिली नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां तक रखेंगे आज, बाकी की चीजें हम अगले पार्ट में देखेंगे जहां पे ये वाले फंक्शंस को हम इंटीग्रेट करेंगे अपने एपीआई के साथ। अभी कौन से स्टेप्स करने बाकी हैं, पहली चीज यूआई बनाना है और लिस्ट वाला एपीआई इंटीग्रेट करेंगे, फिर हमें फॉर्म बनाने होंगे वैलिडेशन के साथ, और इस बार फॉर्म वैलिडेशन के लिए हम लाइब्रेरी यूज करने वाले हैं, ठीक है। दो अलग अलग लाइब्रेरी, मतलब दो अलग अलग क्या, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जिसमें से फिलहाल दो अलग अलग वीडियो में दो यूज कर लेंगे, और उसके बाद क्रिएट और अपडेट का जो फंक्शंस हमने बनाए हैं उनको उनके साथ इंटीग्रेट करना है, डिलीट का फंक्शन लिस्ट के साथ इंटीग्रेट करना है।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी बाकी हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और ये सीरीज कंटिन्यू ऐसे होती जाएगी, इसके 4-5 वीडियो बन जाएंगे, ये सेम ही पॉकेट बेस वाला एपीआई के ऊपर ही 4-5 वीडियो बन जाएंगे, और आपको अलग अलग वेरिएशन मिलेंगे फिर कैसे आप एक ही एपीआई को अलग अलग तरीके से यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, फ्यूचर वीडियो में हम ये जो सर्विस हमने बनाई है पेशेंट सर्विस, उसमें थोड़े चेंजेस करेंगे। ठीक है, वो चेंजेस के कारण मतलब उसका बिहेवियर चेंज करेंगे हम, जिससे एक्चुअल में जो आउटपुट दिख रहा है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका बिहेवियर चेंज होगा, कोडिंग बिहेवियर। चलिए आज इतना बहुत है, बाकी नेक्स्ट कोई वीडियो में देखेंगे।